आ पा रही होगी आप लोग को। इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें टेक्निकल जो भी है इस चीज़ को देख रहा है उनका प्रॉब्लम है। हम तो चाहते हैं कि आवाज़ आपको आए। टेक्निकल टीम का इसमें प्रॉब्लम था, क्योंकि नीचे से जो है कोई बंद कर दिया था, मतलब बंद नहीं, मतलब उसमें लग गया होगा कुछ, बंद हो गया था अपने आप। तो शुरू करते हैं फिर से। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो, रॉबर्ट माल्थस एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट ये था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जीडीपी जो होता है वो अस्थिर होता है। अगर जीडीपी में कहीं अस्थिरता आती है तो इसका तात्पर्य ये है कहीं ना कहीं वहाँ पर कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब में कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाई गई है। तो आगे चल के ये बताया गया, इस सिद्धांत के द्वारा तीनों ये बताने का प्रयास कर रहा है कि स्टेबल रहना एक अर्थव्यवस्था के लिए कितनी जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वशिष्ठ सम्राट। मैं आपके सामने मुखातिब हूँ फिर से एक नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट। जैसा कि आपको ज्ञातव्य होगा कि इससे पहले हम क्लास में पढ़ा चुके हैं आपको फिनेंशियल मार्केट क्या है, फिनेंशियल मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, उसमें बताए थे फिनेंशियल मार्केट 2 प्रकार का होता है। पहला मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के बारे में आपको हम बताए थे कि मनी मार्केट जो है अल्पकालिक बाजार है, और इसमें जो है ऋण का, पैसों का या ऋण का लेन देन जो होता है अल्पकालीन होता है, 1 वर्ष से कम के लिए होता है। और इस साथ साथ बताए थे कैपिटल मार्केट में कि ऋण का या पैसों का लेन देन जो होता है 1 वर्ष से ज़्यादा दिन के लिए होता है, और रिटर्न जो है इसमें मनी मार्केट में कम मिलता है, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा मिलता है, लेकिन कैपिटल मार्केट में जो है रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं फिर से शुरू से। तो आप लोग हेडिंग डालिए, मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, या यूं कहें मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, जिसमें आपको बताए थे हम पहला नंबर में कौन आता है इसमें, आरबीआई, दूसरा नंबर में बैंक्स, तीसरा नंबर में कौन आता है, एनबीएफसी, और चौथा नंबर में टॉप रेटेड कंपनी या कॉरपोरेट्स। और चौथा नंबर में म्यूचुअल फंड्स। ठीक, जिसमें आपको हम बताए थे बच्चों, आरबीआई जो है क्या करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर मनी मार्केट में आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर मनी मार्केट में पैसों का लेन देन करती है। अब दूसरा चलते हैं, बैंक्स। तो बैंक क्या करता है, सिक्योरिटी को बैंक जो है सभी तरह के कमर्शियल एंड शेड्यूल बैंक
भी मनी मार्केट में भाग ले सकते हैं। सभी तरह के कमर्शियल एंड शेड्यूल बैंक मनी मार्केट में भाग ले सकते हैं, परंतु इस बैंक में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद है। वो क्या है कि मनी मार्केट में जो है, मनी मार्केट में रीजनल, रूरल बैंक भाग नहीं ले सकते हैं। समझ गए? अब तीसरा है क्या, मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स में कितना क्या है, एनबीएफसी। तीसरा क्या है, एनबीएफसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी। तो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी क्या होता है बच्चों, नॉन मतलब नहीं, बैंकिंग मतलब बैंक का काम करने वाला। तो जो बैंक का काम नहीं करता है तो किसको बोलेंगे ना, एनबीएफसी ऐसी कंपनी है जो फिनेंशियल संस्थान की तरह काम करती है। एनबीएफसी ऐसी संस्थान है जो क्या करता है, एनबीएफसी ऐसी फिनेंशियल संस्थान है जो बैंक जो क्या करता है, किसके तरह काम करता है, एनबीएफसी ऐसी कंपनी है, कंपनी होगा ये। एनबीएफसी ऐसी कंपनी है जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह कार्य करती है, जैसे लोन देना, बीमा देना। तीसरा टाइम डिपॉजिट प्रदान करना। तो ये सब जो है क्या है, एनबीएफसी के कार्य है बच्चों। और इन्वेस्टमेंट, लास्ट में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रदान करना। ये सब जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, एनबीएफसी। और एक चीज और याद रखना बच्चों कि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट कभी प्रदान नहीं करता है, ये कभी प्रदान नहीं करती है। समझ गए? तो एनबीएफसी जो है डिमांड डिपॉजिट कभी प्रदान नहीं करता है। तो डिमांड डिपॉजिट किसको कहते हैं वो भी देख लेते हैं।
डिमांड डिपॉजिट कहने का तात्पर्य हुआ ये जो है बैंक प्रदान करता है, याद रखिएगा, बैंक सब जो है ये प्रदान करता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो आप जब चाहे निकाल सकते हैं। इसी को जो है डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। समझ गए? अब आता है बच्चों चौथा नंबर पे टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स। हेडिंग डालिए, चौथा नंबर टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स। ये टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स क्या होता है? तो जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि इकरा, क्रिसिल, ईटीसी, ये सब क्या है? टॉप रेटेड एजेंसी द्वारा टॉप रेटिंग प्रदान किया जाता है, द्वारा टॉप रेटिंग प्रदान किया जाता है। तो उसी को बोलते हैं टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स। मतलब जिसको टॉप रेटिंग एजेंसी जो है, जैसे कि इकरा हुआ, क्रिसिल हुआ, अगर टॉप रेटिंग देता है और ये किसी कंपनी को, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स। और टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स जो है बच्चे, ये भी जो है मनी मार्केट में भाग ले सकता है अगर उसको टॉप रेटिंग दिया गया है तब। और लास्ट और पांचवा इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स में कौन आ गया? जनता, जो भी है जनता में जो भी बिजनेसमैन सब है वो सब आ गए। तो अब चलते हैं हम लोग बच्चों, मनी मार्केट से कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ला सकता है, लेकिन इसमें शर्त है कि अगर किसी पार्टिसिपेंट को पैसा लेना है तो उसे सर्वप्रथम सिक्योरिटी जारी करनी पड़ेगी। याद रखिएगा अगला पॉइंट, मनी मार्केट से कोई भी पैसा ला सकता है, परंतु शर्त यह है कि उसे सिक्योरिटी जारी करनी पड़ेगी, तभी वो जो है पैसा मनी मार्केट से ले सकता है। मनी मार्केट का दूसरा शर्त है बच्चों कि मनी मार्केट जो है, मनी मार्केट में धंधा या तो बराबरी के साथ करता है या अपने से एक लेवल ऊपर या नीचे वाले के साथ मनी मार्केट में व्यापार वो करता है। मनी मार्केट धंधा या तो बराबरी के पार्टिसिपेंट के साथ करता है। दूसरा शर्त, ये पहला शर्त था, और दूसरा शर्त, मनी मार्केट धंधा अपने बराबरी पार्टिसिपेंट्स से करता है या एक लेवल ऊपर या नीचे वाले के साथ ये धंधा करता है।
समझ गए। जैसे उदाहरण स्वरूप यदि आरबीआई मनी मार्केट में भाग लेती है तो वह सिर्फ बैंक, एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि आरबीआई मनी मार्केट में भाग लेती है तो वह सिर्फ बैंक और एनबीएफसी के साथ धंधा करेगी, एनबीएफसी के साथ डील करेगी या धंधा करेगी। आरबीआई कभी भी कॉरपोरेट्स और इंडिविजुअल के साथ धंधा नहीं करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें एक शब्द आया बच्चों, उस शब्द को पहले जानने से पहले ये चलते हैं कि बैंक और एनबीएफसी सभी के साथ व्यापार करती है। टॉप रेटेड कॉरपोरेट्स और इंडिविजुअल आरबीआई को छोड़कर बाकी सभी के साथ व्यापार करती है। बैंक और एनबीएफसी सभी के साथ धंधा करती है, जबकि कॉरपोरेट्स और इंडिविजुअल आरबीआई के साथ नहीं करती है और सभी के साथ वो कर सकती है। अब अगला शब्द आया सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का अर्थ होता है प्रतिभूति। तो प्रतिभूति का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रतिभूति कहने का मतलब दस्तावेज या प्रमाण पत्र, उसी को जो है, यह एक प्रकार का दस्तावेज या प्रमाण पत्र है। यह एक दस्तावेज या प्रमाण पत्र होता है जिसका क्रय विक्रय कर, इस दस्तावेज का क्रय विक्रय कर पैसों को कमाया जाता है या पैसा कमाया जाता है। इसको विक्रय कर, सॉरी क्रय नहीं, इसको बेचकर क्या किया जाता है? पैसा कमाया जाता है। तो इसमें कंडीशन लिखा होता है, इस दस्तावेज में या इस सिक्योरिटी में कंडीशन लिखा रहता है। तो क्या रहता है? पहला कंडीशन, कितना पैसा, दूसरा ब्याज दर, तीसरा कब लौटाना है। तो ये तीन चीज जो है बच्चों इस सिक्योरिटी में लिखा रहता है, तो उसी को हम लोग सिक्योरिटी कहते हैं। तो कितना पैसा देना है, किस दिन पैसा लौटाना है या कब लौटाना है, कितना पैसा देना है, ये तीन चीज जो है इसमें लिखा रहता है। तो उसी को कहा जाता है प्रतिभूति या सिक्योरिटी। अगर गवर्नमेंट को, यदि गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है तो वह आरबीआई के माध्यम से पैसा उगाही का काम करता है। क्या करता है? जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है तो वो क्या करता है कि डायरेक्टली मनी मार्केट में जाकर पैसा उधार नहीं लेती है। इस कार्य के लिए आरबीआई को काम सौंपा जाता है और आरबीआई को क्या करता है, वो की तरफ से जो है आरबीआई को सिक्योरिटी देता है
और इस सिक्योरिटी को आरबीआई क्या करता है, बैंक और एनबीएफसी के माध्यम से पैसा कमाने का काम करता है मार्केट से। लेकिन एक चीज और याद रखना बच्चों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि आरबीआई इस सिक्योरिटी को डिस्काउंटेड प्राइस पर जारी करता है, अर्थात सिक्योरिटी को उनकी फेस वैल्यू से कम रुपये पर जारी करता है, जिसको बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करेगा, सिक्योरिटी जो है जारी करेगा और इस सिक्योरिटी किसको देगा, आरबीआई को। आरबीआई क्या करेगा, बैंक एंड एनएफसी को ये सिक्योरिटी जारी करेगा और वो फेस वैल्यू से कम, मतलब आरबीआई जो है, सॉरी आरबीआई जो है डिस्काउंटेड प्राइस पर सिक्योरिटी जारी करती है। तो उसमें क्या करेगा, मान लेते हैं सिक्योरिटी का फेस वैल्यू है 1 लाख और सम टाइम जो है वो है 2 साल लिखा हुआ, 2 वर्ष। तो डिस्काउंट प्राइस पे कितना पे जारी करेगा वो, 90,000 पे, मान लेते हैं 90,000 पे वो जारी किया। तो वो 2 साल बाद जो है उनको 1 लाख जो है मिलेगा, लेने वाले जो लेगा इस सिक्योरिटी को, तो उसको कितना फायदा हुआ, 10,000। समझ गए, तो इसी को बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। और आगे जब आपको पढ़ाएंगे तो वो उसी को बोलते हैं ट्रेजरी बिल। समझ गए, तो ये है। आगे हम लोग चलते हैं रिपो एंड रिवर्स रिपो। तो हेडिंग डालिए, रिपो एंड रिवर्स रिपो। रिपो एंड रिवर्स रिपो, इसको बोलते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट, आप जैसा कि आपको ज्ञातव्य होगा बच्चों, भारत में रिपो की शुरुआत कब हुई थी, 1992 ईस्वी में, और रिवर्स रिपो का 2000 ईस्वी में, और रीपर्चेज एग्रीमेंट का 1992 ईस्वी में। तो ये फैक्चुअल पॉइंट है कुछ, इसको याद रखिएगा। तो रिपो एक प्रकार का क्या है, शॉर्ट टर्म जो है लोन है। शॉर्ट टर्म एक तरह का उधार देने का काम करता है। रिपो के माध्यम से क्या करता है, टर्म उधार देने का कार्य करता है, जिसमें प्रतिभूति के बदले में ऋण लिया जाता है। जिसमें क्या करता है, प्रतिभूति के बदले में ऋण लिया जाता है। और क्या करता है, और एक निश्चित अवधि के बाद उसको लौटाया जाता है। उस पर टाइम लिखा रहता है कि कब लौटाना है, और एक निश्चित अवधि के बाद उस प्रतिभूति को, एक निश्चित अवधि के बाद उस प्रतिभूति को लौटाना पड़ता है। तो उसी को रिपो
कहते हैं। समझ गए। अब है रिवर्स रिपो। रिवर्स रिपो क्या होता है? इसके विपरीत बैंक को कभी अगर पैसों की आवश्यकता होती है तो बैंक क्या करता है, सिक्योरिटी को बेच देता है और उसके माध्यम से जो है नकदी जो है लेता है, फिर से एक निश्चित समय के साथ फिर वो भी वापस कर देता है। मतलब जब बैंक को आवश्यकता हुआ पैसा का तो वो क्या करेगा, सिक्योरिटी बेचेगा आरबीआई के पास और वहां से पैसा लेगा, ठीक, और एक निश्चित अवधि के बाद फिर वो भी लौटा देगा। तो इसी को कहा जाता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। समझ गए। तो यही है रीपर्चेज एग्रीमेंट। तो अगला एक बच गया था कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल, तो कॉमर्शियल बिल क्या है? तो बच्चों इसमें एक चीज याद रखिएगा, कॉमर्शियल बिल की शुरुआत जो भारत में हुई थी 1830 ईस्वी में हुई थी। समझ गए। ये फैक्चुअल पॉइंट है। और ये कितनों दिन के लिए जारी किया जाता है? 60 डे से 364 डे के लिए जारी किया जाता है। ये भी याद रखिएगा। अब इसको समझिए। मान लीजिए दो कंपनी है, कैसे जारी करता है कॉमर्शियल बिल। इस कंपनी, ये कंपनी है श्याम का, इसको अच्छा समझिएगा। मान लेते हैं दो कंपनी है, ठीक, ये श्याम का कंपनी है और ये यादव जी का कंपनी है, ठीक। यहाँ बैंक है और इस बैंक में जो है मिश्रा जी बैठे हुए हैं। मिश्रा जी, अब श्याम जी क्या करते हैं, ये यादव जी का कंपनी उत्पादन का कार्य करता है, ठीक। ये रॉ मटेरियल इसको चाहिए और ये जो है रॉ मटेरियल पहुंचाने का काम करता है, ठीक। अब क्या होता है कि रॉ मटेरियल का काम इसको पड़ा, ये श्याम को बोला कि देखिए श्याम जी हमको जो है रॉ मटेरियल चाहिए। तो यादव जी बोले कि देखिए हम आपसे लेंगे सामान, लेकिन हम पैसा जो देंगे 2 महीना बाद देंगे आपको। तो श्याम जी को असमंजस में आ गया कि भाई आप ऐसा कैसे होगा, जब तक हमको ये पैसा देगा नहीं तो हम रॉ मटेरियल कैसे उपजाएंगे, कैसे, मतलब मान लेते हैं गेहूं के का काम, कैसे गेहूं उपजाएंगे। तो वो क्या हुआ कि हमको पैसा चाहिए। तो वो क्या किए, श्याम जी गए मिश्रा जी के पास। मिश्रा जी बैंक मैनेजर थे। बैंक मैनेजर से पूछा कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, हम कैसे करेंगे। तो बोले कि आप जो है, आपको यादव जी जो बोला कि 2 महीना बाद आपको हम पैसा देंगे, तो आप क्या कीजिए, उसके पास जाइए और एक पेपर पे लिखवा के लाइए कि 2 महीना बाद जो है हम इतना तारीख को इतना दिन जो है पैसा आपको देंगे। वो लिखवा के लेके आ जाइए, हम आपको जो है पैसा यहाँ दे देंगे, आप उसको सामान दे दीजिएगा। फिर वो 2 महीना बाद जो टाइम देगा उस टाइम पे ये पैसा इसको देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लिखवा के लेके आया, श्याम जी को पैसा मिल गया बैंक से। वो क्या किया, रॉ मटेरियल उपजाया गेहूँ इसको दे दिया, बिस्कुट बनाता था यादव जी। तो यादव जी क्या किए, वो रॉ मटेरियल लिए और 2 महीना बाद जो टाइम दिया था कि पैसा देने के, वो 2 महीना बाद इसको पैसा नहीं देके वो सीधा क्या करेगा, बैंक को देगा। और बैंक जो मान लीजिए 1 लाख रुपया दिया, तो 1 लाख रुपया में से 10,000 रुपया अपना बैंक रखेगा और 90,000 रुपया इसको श्याम को दे देगा बैंक। समझ गए। ऐसे इसी को बोलते हैं कॉमर्शियल बिल। समझ गए। और इसी को यही इसी को कभी कभी आप सुनते होंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। इसकी शुरुआत जो हुई थी बच्चों 19वीं शताब्दी में, वही 1830 के लगभग। ये क्या है, एक तरह का क्या है, ये एक तरह का क्या है, ये लिखित दस्तावेज। यह एक लिखित आदेश है जिसके माध्यम से एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या करता है, निश्चित राशि
का भुगतान करता है। निश्चित तिथि पर जो है वो भुगतान करता है। इसमें इसका उपयोग व्यापार में नकद प्रबंधन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग व्यापार में नकद प्रबंधन के लिए किया जाता है, ये याद रखिएगा। ये खास तौर पर जो है विक्रेता को जो है खरीदार जो है ये बना के देता है दस्तावेज कि हम इस तारीख को जो है आपको पैसा देंगे। तो बैंक को वो क्या करता है, वो दस्तावेज दे करके वहाँ से पैसा पहले ही उठा लेता है, फिर बैंक उससे पैसा ले लेता है। तो यही था बच्चों लास्ट मनी मार्केट का लास्ट पार्टिसिपेंट। और अब जो बचा है वो है एक लास्ट बचा है, उसका नाम है म्यूचुअल मनी मार्केट या म्यूचुअल फंड। तो हेडिंग डालते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। तो इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों 1997 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। और इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी एंड आरबीआई। इसे रेगुलेट करता है या विनियमित करता है। इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी और आरबीआई। ये क्या है, इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटीज, मतलब शॉर्ट ये जो है म्यूचुअल फंड क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। समझ गए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ये। उधार लेने का जो है एक माध्यम है जिसमें डेब्ट सिक्योरिटी के माध्यम से ये जो है उधार लेता है। तो जिसमें क्या कर सकता है, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के माध्यम से, दूसरा कॉमर्शियल पेपर के माध्यम से उधार ले सकता है ये, तीसरा ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर सकता है ये, चौथा रेपो एग्रीमेंट के माध्यम से इन्वेस्ट करता है। और ये क्या है, इसको एक चीज और माना जाता है, सुरक्षित, मतलब सुरक्षित निवेश माना जाता है इसको। समझ गए। और इसमें एक है, निवेशक किसी भी समय आसानी से यहां पर निवेशक किसी भी समय आसानी से पैसा निकाल सकता है यहां पर। समझ गए। यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ और होता है कि इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है और साथ ही साथ लो रिस्क होता है, लो रिटर्न। इसमें क्या होता है, लो रिस्क और लो रिटर्न। लो रिस्क लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि आपका थोड़ा थोड़ा जो बचत होता है वो क्या करते हैं, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो जहाँ पर ये इन्वेस्ट करते हैं
उसी को कहा जाता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। और वो जो है कहाँ पे पैसा, किस माध्यम से पैसा लगाता है? सीडी के माध्यम से, कमर्शियल पेपर के माध्यम से और ट्रेजरी बिल के माध्यम से। तो आज जो है यहीं तक रहने दीजिए, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।